गुड मॉर्निंग आप सभी को। फोन में क्या कर रहे हो आप लोग? शेड्यूल में? ठीक है, बाद में देख लेना, अभी अपन पढ़ते हैं। कंपनी लो, कंपनी अकाउंट्स नहीं। अच्छा ठीक है, मैं अभी आके चेक कर लूंगी, वापस आपको शेयर कर देंगे। क्वेश्चन करके आए हो उसके कल? बोले थे मैंने। अब थोड़ा सा टॉपिक बाकी है, उसको कर लेते हैं, फिर अपन सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। हाँ करेंगे अभी। आप देखना कल मॉक टेस्ट किसका था, कल किसका हुआ है? आईसीआई। हाँ कल से, हाँ 4 होंगे शायद, मुझे मुझे जहाँ तक पता है। हाँ 1 बजे से होते हैं, आप सोल्व करके देखना, उस टाइम ज्वाइन करके कर लेना उसी टाइम। क्या कर, अच्छा आप 1 बजे तक तो यहीं रहते हो शायद। उसके उसके तो वो तो करी ना, तो घर पे जाके बोल रही हूँ आप। अच्छा आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हो? हम्म। पेपर तो आपके जो हो रहे हैं उस, देखिए पेपर सबको देने जो टेस्ट आ गया है। हाँ वो आपको देने, और किसी को स्किप नहीं करना है उसमें से कुछ भी। और किसी को ये भी नहीं बोलना है अब कि हमारा एक्सटेंड कर दो। एक बार शेड्यूल आएगा आपको शेयर कर देंगे, आप बता देना कि आपको किस वाले में ज्यादा टाइम चाहिए, तो वो स्टार्टिंग में चेंज हो जाएगा, 1-2 दिन में आप बता दोगे तो बस वो वाला चेंज हो जाएगा। उसके बाद जिस डेट को टेस्ट होगा ना, उसी डेट को टेस्ट होगा। उसके बाद आप एक्सटेंड नहीं करवा पाओगे। हाँ अब नहीं होगी, आज आप बता देना क्या क्या सजेशन आप दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, फिर नहीं होगा। हाँ मैंने यही बोला था। एक दिन बीच में गुरुवार को कोई टेस्ट नहीं होगा, और मंडे को लो का टेस्ट होगा, क्योंकि बीच में संडे का गैप चाहिए लो के लिए। ये सब पढ़ लिया था अपन ने। ये एरिया ध्यान रखना, इससे अब ये क्वेश्चन करेंगे। हाँ यहाँ से पढ़ रहे थे अपन, वापस एक बार रीड कर देती हूँ। जीएसटी के बारे में पढ़ रहे कि जीएसटी इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 2017 में। द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी विच वाज रोल्ड आउट अक्रॉस द कंट्री ऑन 1 जुलाई 2017 हैज सिग्निफिकेंटली चेंज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। और जिन बच्चों की क्लास छूटी है उसका रिकॉर्डेड देख के आना टेस्ट से पहले सारा। द जीएसटी सबज्यूम द मेजोरिटी ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी अपने आप में कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स ही है, तो इसके अंदर सारे इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड हो चुके हैं, एक्साइज, सर्विस, सेल्स, ऑक्ट्री। जीएसटी हैज मेड इंडिया इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम यूनिटरी इन नेचर। यूनिटरी का मतलब क्या होता है, कल बताया था। अब आप एक चीज जो यहाँ पे खरीदोगे, सेम चीज आपको उसी प्राइस में दूसरी स्टेट में मिलेगी, बिकॉज जीएसटी की रेट पूरी कंट्री में फिक्स है। पहले वैल्यू एडिशन टैक्स होता था, वैल्यू एडिशन टैक्स कौन लेवी करता था, स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती थी। इसलिए हर स्टेट में हर चीज की वैल्यू अलग अलग हो जाती थी। लेकिन जीएसटी की रेट पूरी कंट्री में इंडिया में सेम है। इसलिए आपको जो ब्रेड का पैकेट है यहाँ पे मिलेगा, वही हरियाणा में मिलेगा, वही हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, सब जगह सेम मिलेगा। द स्टेट लेवल कलेक्ट टैक्स, तीन पड़े, मतलब एसजीएसटी और सीजीएसटी और आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फुल फॉर्म भी आ सकती है, ध्यान रखना इसमें लिखी हुई होगी यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। सीजीएसटी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी का मतलब तो आपको पता ही है, एस का मतलब स्टेट हो गया, सी का मतलब सेंटर हो गया, और आई की मतलब इंटीग्रेटेड हो गया। एसजीएसटी और सीजीएसटी किस में लगता है, इंट्रा स्टेट। राजस्थान से राजस्थान में ट्रांसफर करेंगे कोई गुड्स तो क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। राजस्थान से हरियाणा में भेजेंगे या यूपी में भेजेंगे से भेजेंगे तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, द एसजीएसटी एंड सीजीएसटी रेट्स आर इक्वल। तो एसजीएसटी और सीजीएसटी हमेशा इक्वल होती है। जैसे अगर 5% रेट है, यहाँ पे लिख लो ऊपर ही कि जीएसटी में कौन कौन सी रेट होती है, 0% भी होती है, मतलब कुछ नहीं लगता, 5 भी होती है, 12 भी होती है, 18 भी होती है, और 28 भी होती है। तो इसमें क्या बोला गया है, एसजीएसटी और सीजीएसटी की वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी। दैट मीन्स किसी गुड्स पे 5% जीएसटी लग रहा है, सीजीएसटी 2.5% हो गया, एसजीएसटी 2.5% हो गया। लेकिन किसी गुड्स पर 5% आईजीएसटी लग रहा है, तब 5% आईजीएसटी ही लिखा हुआ रहेगा, बटेगा दोनों में, बट पूरा पैसा पहले किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को 2.5% वापस कर देगी। जीएसटी रेट है,
किसी गुड्स पे जीएसटी कितना लग सकता है? ऐसे ब्रेड खरीदोगे तो उस पर 12% या 18% लिखा हुआ आएगा। रेस्टोरेंट में जाते हो देखा है 28 या 18 कितना लगता है, याद नहीं आ रहा मुझे एक्चुअल में। आप जब जाओगे ना, बिल नहीं देता वो, और देता होगा तो भी उसमें जीएसटी। हाँ, तो जब आप रेस्टोरेंट में कहीं कॉफी पीने जाओ, कहीं भी जाओ, ठीक है, किसके साथ गए थे? 2 कॉफी पी थी ना, दूसरा कौन था? ठीक है, तो वो बिल देखते उसमें जीएसटी लिखा हुआ था नीचे, है ना? तो और उसमें क्या क्या लिखा हुआ रहता है जीएसटी में भी? सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। हाँ, आपका तो खुद का बिजनेस है, आप जीएसटी लगाते होंगे। हाँ, आईजीएसटी सिंपली एक कॉम्बिनेशन, आईजीएसटी कॉम्बिनेशन किसका होता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी का ही होता है, लेकिन उसमें लिखा हुआ नहीं होता, आईजीएसटी लिखा हुआ होता है, बिकॉज वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटेड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, केप्ट इन अ सेपरेट अकाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन स्टेट आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड, क्या हो रहा है? Input tax credit and verification of the destination of the goods and service with many taxes subsumed under its GST accounts of 35% of the gross tax revenue of the union, around 44% of the on tax revenue of the state. यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना। देखिए, इसमें आपकी मर्जी नहीं चलती है, कैटेगरीज डिवाइडेड है कि इन गुड्स पे 0% लगेगा। 0% वाले मतलब एग्जम्प्टेड है, उन पे कोई टैक्स नहीं लग रहा। लिस्ट दे रखी है, इस पे 5% लगेगा, लिस्ट दे रखी है इस पे 12% लगेगा, लिस्ट दे रखी है इस पे 18% लगेगा, और लिस्ट दे रखी है इस पे 28% लगेगा। नहीं, वो नहीं बताते ये आपकी इम्प्लाइड कंडीशन है। जैसे आप, मैं कोई गुड्स खरीदने जाऊंगी, जैसे आप मैगी का पैकेट खरीद के लाओ, बिल्कुल लगता है। सब पे लगता है, और ये सेलर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो मेरे गुड्स पे हर कोई 5% ही लगाएगा। हम्म हाँ, देखिए आपने इस लग्जरी गुड्स में बहुत देखा होगा कि उसमें जो एमआरपी लिखी हुई रहती है ना, उससे कम पे वो सेल करते हैं। पर पता है वो लोग करते क्या? हाँ वही ना, क्योंकि ये वैसे ये है बहुत गलत, ये प्रैक्टिस जनरली अलाउ नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, गुड्स की जो एक्चुअल वैल्यू है वही होनी चाहिए, उसके अंदर जीएसटी ऐड होना चाहिए, और फाइनल एमआरपी पे आपको सेल करना चाहिए। लेकिन ये लोग करते क्या है, ये आपको दिखाते क्या है कि हमने आपको गुड्स सस्ते में बेचा है। हाँ, ज्यादा दिखाया, उसको कम किया, फिर आपको बेचा, और कंज्यूमर क्या होता है, यार ये तो 3,000 की चीज थी, मुझे 1,400 रुपए में मिल गई। वो है ही 1,000 रुपए की चीज। आप उसने आपको तीन, चलो ठीक है, इधर आओ, अभी बाद में बात करेंगे। अब बोला सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की बात हो रही है 2022 में। देखिए अभी मैं कर सक हाँ, कोर्स के बाद, क्योंकि ना मैं बात करने लगूंगी तो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा ना। बहुत मजा आता है मुझे भी आपसे बात करने में, लेकिन पहले अपनी प्रायोरिटी कोर्स होना चाहिए, ठीक है। और वैसे याद भी रहती है चीजें, अगर आप ऐसे बात करके याद करते तो आपको याद भी रहती है, लेकिन हम बाद में करेंगे ये वाली बात, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन May 2020, द यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर हैव इक्वल साइमल्टेनियस एंड यूनिक पावर। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था 2022 में, उसने क्या बोला था? उसने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट और सेंट्रल के पास क्या है, इक्वल पावर है, equal simultaneous and unique power to make laws on GST, and the recommendation of the GST council are not binding on them। दो बात बोली। देखिए जीएसटी काउंसिल होती है, उसमें कौन होती है, उसकी चेयरमैन होती है, उनके चेयरमैन तो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा उसके अंदर होती है जो हमारे, हाँ, फिनेंस मिनिस्टर जो सेंट्रल की होती है वो, और दूसरे जो स्टेट के फिनेंस मिनिस्टर होते हैं वो सब उसके अंदर होते हैं। जीएसटी काउंसिल मिलकर डिसाइड करती है कि किसी गुड्स की कितनी रेट होनी चाहिए, एजुकेशन पे कितना लगेगा, हॉस्पिटल सेक्टर पे कितना लगेगा, या अदर सर्विसेज या गुड्स पे कितना टैक्स लगेगा। जीएसटी का समझिए आप सब जीएसटी काउंसिल में, ठीक है। अब अल्टीमेटली जिसको जीएसटी इम्पोज करना वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। जीएसटी काउंसिल ने, समझ लीजिए मैं पीएम हूँ, आप सब जीएसटी काउंसिल हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, सारे स्टेट के आप यहाँ बैठे हो, और एक जना सेंट्रल का। आपने मुझे क्या बोला मीटिंग करके
कि हमें इस गुड्स पे इतनी रेट रखनी है। तो यहाँ पे क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, जीएसटी काउंसिल ने जो भी रिकमेंडेशन दी है वो बाइंडिंग नहीं है। मतलब आपसे मुझे सजेशन दे रहे हो, मैं बाउंड नहीं हूं आपकी बात को मानने के लिए। किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। दूसरी बात और बोली कि जीएसटी लेवी कर, जीएसटी लॉ को इंट्रोड्यूस किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। बट इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसके ऊपर अथॉरिटी हो गई। जीएसटी के ऊपर लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल है, दोनों मिलकर साथ में बना सकते हैं। दो बातें बोली थी। द जीएसटी सिस्टम रिप्लेस देन प्रीवेलिंग प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स सिस्टम विद कंजम्पशन बेस्ड वन। तो पहले क्या होता था? प्रोडक्शन बेस्ड होता था, अब क्या हो गया? कंजम्पशन बेस्ड। इसलिए इसको जीएसटी का दूसरा नाम क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड। समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, एक राजस्थान के पर्सन ने हरियाणा के पर्सन को चीज बेची, ठीक है, उस पर क्या लगेगा? IGST। समझ लीजिए 5% था कोई भी गुड्स पे, 2.5% किसको मिलेगा? IGST की रेट हो गई 5%। 2.5% तो सेंट्रल का हो गया और 2.5% स्टेट का होगा। और स्टेट में दो स्टेट हो गए, राजस्थान से हरियाणा। तो किसको मिले? हरियाणा को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्या है? कंजम्पशन बेस्ड है, जहां पर कंजम्पशन होगा उसको मिलेगा, इसलिए इसको बोला था डेस्टिनेशन। पहले क्या होता था? प्रोडक्शन बेस्ड। पहले होता था राजस्थान को जो वेट होता था ना, वैल्यू एडेड टैक्स, वो उस पर लगता था जो प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन जीएसटी ने क्या बोला? प्रोडक्शन वाले पे नहीं लगेगा, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स लगेगा। तो दो स्टेट इन्वॉल्व हो गए, दोनों को पैसा नहीं मिलेगा। 2.5% तो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन 2.5% उसको जाएगा जहां पर गुड्स कंज्यूम हुआ और जहां पे डेस्टाइंड हुआ, मतलब जहां पे पहुंचा है। Since the manufacturing state had apprehension about loss of account of implementation of the goods and service tax for a period of 5 years from the date of its implementation। देखिए क्या बोला गया है। अब देखिए राजस्थान वाले क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चर तो हमने किया है, टैक्स तो उसको मिलना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया? ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया। मतलब जो स्टेट प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है उसको तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, उसको तो नुकसान हो रहा है। तो क्या बोला गया था यहाँ पे? सिंस द मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैड एप्रीहेंशन अबाउट लॉस ऑफ रेवेन्यू, तो जैसे ही चेंज हुआ था टैक्स रिजीम प्रोडक्शन से डेस्टिनेशन बेस्ड पे, तो जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे उनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू का लॉस हो रहा था। It was decided to provide compensation to state for loss of revenue arising on amount of implementation of the goods and service tax for a period of 5 years from the date of its implementation. For providing compensation to state, a cess is levied on some luxury goods। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। आपको मतलब स्टोरी समझ आ रही है ना? पहले क्या था, अब क्या था, और नुकसान किसको हो रहा है? पहले प्रोडक्शन बेस्ड था, जैसे ही डेस्टिनेशन बेस्ड हुआ तो जो स्टेट प्रोडक्शन कर रहा था उसको रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, वो स्टेट तो अपोज करेंगे, उनका रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। तो जब जीएसटी रिजीम आया था 2017 में, और 2017 से लेके 5 साल करने हैं, 17, 18, 19, 20, 21 या 22 तक, एक सेस, एक और टैक्स लगा करता था, उसका नाम क्या है? कंपनसेशन सेस। यहाँ से क्वेश्चन आता है कंपनसेशन सेस क्यों लाया गया था? नाम से पता चल रहा है कंपनसेट कर रहा है, और लगता है किस पे था? सिर्फ लग्जरी गुड्स पे। तो जिन भी स्टेट को नुकसान हो रहा था जीएसटी की वजह से, उनको कंपनसेट करने के लिए लग्जरी गुड्स पे एक अलग से सेस लगाया गया, उसका नाम क्या लिखा गया? कंपनसेशन सेस। और कंपनसेशन सेस का सारा पैसा किसको जाता था? स्टेट के पास चला जाता था। हाँ, क्योंकि जीएसटी तो किसके पास? हाँ, तो टैक्स जीएसटी तो उसके पास जाएगा, हरियाणा के पास, क्योंकि जीएसटी तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ना। इसको कंपनसेट करने के लिए अलग से टैक्स लाए, तो उसका नाम क्या था? कंपनसेशन सेस। देखिए जीएसटी का अमाउंट तो डेस्टिनेशन बेस्ड ही है, वो तो उसी स्टेट के पास जाएगा जहां पे गुड्स गया है। अब राजस्थान वालों ने बनाई थी, उनको लॉस हो रहा है रेवेन्यू का, तो उन स्टेट को कंपनसेट करने के लिए जिनको रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो एक और टैक्स लगाया गया था, वैसे समझ लो। उसका नाम क्या था? कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन मतलब जिसको टैक्स का लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करना है। तो जो भी लग्जरी गुड्स होते थे ना, उस पर अलग से कंपनसेशन सेस लगता था। वो सारा किसको मिलेगा? जो जो स्टेट प्रोडक्शन कर रहे थे और जिसकी वजह से उनको लॉस हो रहा था उसको मिल जाएगा। क्लियर है? तो 5 साल तक ही था, अब नहीं है। Goods and proceeds are credited to the compensation fund. GST compensation was extended beyond 5 years to enable state to
टाई ओवर द पेंडेमिक इंड्यूस्ड इकोनॉमिक स्लोडाउन। अच्छा ये अभी भी है, ठीक है, क्या बोला गया, पहले 5 साल तक लगाया था, जब बीच में ये कोविड का पीरियड आ गया था ना, और ज्यादा स्टेट को लॉस हो गया था, तो जब फाइनेंस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी तो कंपनसेशन से इसको वापस 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, अभी भी ये है। ड्यूरिंग द 5 year ट्रांजिशन पीरियड टॉप 5 जीएसटी कंपनसेशन रिसीविंग स्टेट वर, तो किस किस को मिला था, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं उन्हीं को मिलेगा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु एंड पंजाब, तो सबसे ज्यादा कंपनसेशन इनको क्या। The total amount of compensation related to the state and union territory during the year 2020 to 23 is 1,15,662 करोड़। मतलब इन स्टेट को इतना 5 सालों के अंदर 1,15,662 का क्या मिला है, कंपनसेशन मिला है। आपको तो ये ध्यान मतलब रटना नहीं है, ध्यान रखना है कि नहीं बनाते होंगे मतलब, नहीं देखिए राजस्थान में लग्जरी इतना वो है नहीं, देखिए यहाँ पे आप देखिए कितने लोग बाहर से राजस्थान में काम करने आते हैं, बहुत कम। इवन क्या होता है, यहाँ से लोग बाहर ही जाते हैं काम करने, इसका मतलब राजस्थान में इंडस्ट्री उतनी नहीं है अभी। इंडस्ट्री कहाँ पे है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में भी सुना है, बिहार में कोई काम करने गया है इंडस्ट्री में, नहीं जाता। हाँ तो कहाँ कहाँ जाते हैं लोग, गुजरात, महाराष्ट्र या बेंगलुरु जाएंगे, साउथ में चेन्नई जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ही हमारी कंट्री में ऐसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होगा मतलब वहाँ पे लग्जरी गुड्स भी ज्यादा बन रहे होंगे, इसलिए लोग वहां पे जा रहे हैं, इसलिए राजस्थान को कंपनसेशन का लॉस नहीं हुआ तो नहीं मिला। तो है ना, दिल्ली तो आता है उसी के अंदर है, हरियाणा में भी लोग जाते हैं, मतलब जो गुड़गांव वाला एरिया है, ठीक है, गुड़गांव हरियाणा में आता है ना। हाँ एमएनसी सारी कहाँ पे, गुड़गांव में। जो बिग 4 कंपनीज के ऑफिसेज है, पीडब्ल्यूसी, बिग 4 में पीडब्ल्यूसी आती है, और हाँ ईवाई भी आती है, 2 कंपनीज और है, डिलॉइट आती है, डिलॉइट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई और एक और कंपनी है, ये बिग 4 कंपनी। बिग 4 के में जितने जो जो प्रोफेशनल लोग से सीए सीएस सीएम है, ज्यादातर कहाँ पे काम करते हैं, बिग 4 कंपनीज। आपको बिग 4 कंपनीज में काम कर रहा है तो आपको राजस्थान से बाहर जाना पड़ेगा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, नोएडा या फिर गुड़गांव में जाना पड़ेगा। मेरी बहन खुद एसेंचर में, वो उसका नोएडा में ऑफिस है, पर वो उसका मतलब वो बहुत लकी है, उसका तब से वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है कोविड से, अभी तक भी वर्क फ्रॉम होम है। हाँ चलिए ये देखते हैं। इन सो फार एक्सपेंडिचर डिसेंट्रलाइज कंसर्न द सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ नेशनली इंपॉर्टेंट एरियाज लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन ट्रेड, एक्सचेंज मैनेजमेंट, मनी एंड बैंकिंग, क्रॉस स्टेट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। द स्टेट गवर्नमेंट आर एंट्रेस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैसिलिटी। अब देखिए ये वाली चीजें ना यहाँ से भी सबसे क्वेश्चन आते हैं। क्या बोला गया है, हमने कल पढ़ा था ना फिस्कल फेडरलिज्म, क्या देखा था उसमें, सेंट्रल के पास पैसा होता है सारा, कुछ स्टेट को देती कुछ सेंट्रल को देती है, ये हमने पढ़ा था कि पैसों का डिवाइडेशन हो रहा है। इसके बाद पावर का डिवाइडेशन हमने कहाँ पे पढ़ा था, आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्फ्रेंस लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, तो उस पर पैसा भी कौन खर्च करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर है उन पे स्टेट बनाएगी, पैसा भी कौन खर्च करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, कॉन्करेंट पे दोनों करेगी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे आपको ये बोल दे कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स पे पॉलिसीज बनाने का राइट किसके पास है, यूनियन मतलब सेंट्रल के पास है। और आपको देखिए अगर नहीं भी पढ़ा है तो नॉर्मल सी बात है, डिफेंस और फॉरेन एक्सचेंज के बारे में स्टेट नहीं सोचेगा, ये किसकी लाइबिलिटी होगी, सेंट्रल की लाइबिलिटी होगी। और कौन कौन से, फॉरेन ट्रेड, एक्सचेंज मैनेजमेंट, मनी एंड बैंकिंग, क्रॉस स्टेट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी कि सेंट्रल के पास ये पूरा एरिया आता है। स्टेट के पास क्या क्या आएगा, इसको अंडरलाइन कर लो, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, प्रोवाइडिंग सोशल सेक्टर सर्विस सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन, पुलिस प्रोटेक्शन, स्टेट रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। डिफेंस, फॉरेन एक्सचेंज, क्रॉस बॉर्डर, कम्युनिकेशन किसके पास आता है, सेंट्रल के पास। स्टेट के पास क्या क्या आएगा, एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, एजुकेशन स्टेट के पास है, क्या लिखा हुआ है, यूनियन में नहीं था, कॉन्करेंट में था, दोनों के पास है। लेकिन अभी मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है, देखिए एजुकेशन है ना,
वो तो दोनों के पास है, वो तो सही है, लेकिन स्टेट में जो सबसे ज्यादा एजुकेशन में खर्चा करता है वो स्टेट खुद ही करता है, सेंट्रल नहीं करती है। ठीक है, हॉस्पिटल कौन बनाएगा हमारे यहाँ पे आके, स्टेट ही बनाता है। क्योंकि देखिए जिसको भी इलेक्शन जीतना होता है उसको 2-3 चीजों पे तो फोकस करना ही पड़ता है। कौन कौन सी, अगर आप पॉलिटिशियंस होते हैं तो सबसे ज्यादा अगर आपको जनता में अपनी पहचान बनानी, तो आपके जो फोकस वाले एरिया होते हैं कौन कौन से होते हैं, स्कूल अच्छी होनी चाहिए, हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो रोड की इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा, स्टेट लेगा। हाँ, लाइट भी। और दूसरा आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपके यहाँ पे फेयर जस्टिस होना चाहिए और वो बैलेंस बना देना चाहिए सोसाइटी में, मतलब रॉयट्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो इसकी लाइबिलिटी होती है पुलिस की, सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। तो आपको ध्यान ऐसे रखना है कि स्टेट में क्लोजली रिलेटेड मैटर कौन से हैं, जनता से, पब्लिक से। तो क्या क्या हो गया, हॉस्पिटल, एजुकेशन, रोड और पुलिस, और एग्रीकल्चर भी इसी के अंदर आएगा। तो ये सारे पे कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। बाकी जो नेशनल लेवल के डिफेंस स्टेट नहीं कर सकता, क्रॉस बॉर्डर स्टेट नहीं कर सकता, और फॉरेन एक्सचेंज भी स्टेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब किसके पास जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। Local self-government such as municipality and panchayat are entrusted with the responsibility of providing public utility services such as the water supply and sanitation, local road, electricity, etc. 4 items that fall in the concurrent list. Both central and state government are responsible for providing services. तो बाद में तो एक लाइन लिखी हुई, जो भी मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे उस पर कौन पॉलिसीज बनाएगा, सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों मिलकर बनाएंगे। चलो लास्ट पैराग्राफ है। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बोरोइंग बाय द स्टेट आर डिफाइंड अंडर आर्टिकल 292 एंड 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द सेंट्रल में बोरो विद इन द लिमिट फिक्स बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कल मैंने बताया था, बताइए क्या था ये। बोला गया है कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर मिली हुई लोन बोरो करने की, लेकिन इतना नहीं कि कितना भी अमाउंट ले ले। तो पार्लियामेंट ने लिमिट डिसाइड कर रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कितना ले सकती है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 292 के अंदर तो ये बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा बोरो कर सकती है, और 293 के अंदर बताया गया कि स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा बोरो कर सकती है। फिर क्या बोला गया, लिमिट कहाँ है ये, तो सेंटर में बोरो विद इन द लिमिट फिक्स बाय द पार्लियामेंट अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कल बताया था मैंने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वैसे आपके अगले चैप्टर में वापस डिटेल में आएगा, लेकिन मैंने कल बता दिया था, आपको याद होना चाहिए। मैंने कल बोला था जैसे अपना अकाउंट होता है ना, वैसे नॉर्मल अकाउंट किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते तो कहाँ से लाएगी, इस फंड में से निकालेगी। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट निकाल सकती है, लेकिन उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए स्टेट गवर्नमेंट का अलग फंड होगा, स्टेट के अंदर कंसोलिडेटेड फंड। जैसे फाइनेंस कमीशन पढ़ा था ना, सेंट्रल का अलग होगा, स्टेट का अलग होगा, वैसे ही कंसोलिडेटेड फंड भी क्या होगा, सेंट्रल का अलग होगा, स्टेट का अलग होगा। वो कंटिंजेंसी फंड था। मैंने तीन, अभी अगले चैप्टर में वापस डिटेल में आएगा। हमने 3 फंड पढ़े थे, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट्स फंड्स और कंटिंजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड बिल्कुल वैसा ही जैसा आपका और मेरा बैंक अकाउंट होता है, जितने पैसे चाहिए यहाँ से निकालो, जितना पैसा डिपॉजिट करवाना है इसमें करवा दो। कंटिंजेंसी फंड था क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो कोई भी कंटिंजेंसी या इमरजेंसी हो जाएगी तो हम परमिशन लेने जाएंगे नहीं, क्योंकि परमिशन में टाइम लेगा। इसलिए प्रेसिडेंट की एसेंट से, मतलब सहमति से कंटिंजेंसी फंड से पैसा निकाल सकते हैं। फिर बाद में जितना कंटिंजेंसी फंड से पैसा निकाला वो सारा पैसा कहाँ डालना है, कंसोलिडेटेड फंड से कंटिंजेंसी फंड्स के अंदर डालना है। और पब्लिक अकाउंट फंड्स में मैंने ये बताया था कि पब्लिक अकाउंट मतलब पब्लिक का पैसा, तो आपका पेंशन का जो भी अमाउंट मिलने वाला होता है पब्लिक अकाउंट फंड से मिलेगा। हमारा जो प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है वो कहाँ पे जाता है, पब्लिक अकाउंट फंड्स के अंदर चला जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट में बोरो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। तो देखिए स्टेट का अलग होता है और सेंट्रल का अलग होता है, दोनों के कंसोलिडेटेड फंड होते हैं। If any arrangement from time to time be fixed by the legislature of such state by law or give guarantee within such limit, the center may give loan to the state within limit fixed under the Article 292 and give guarantee in respect of the loan raised by the state. State need to obtain the center's consent in order to borrow cash the state is indebted to the center over a previous loan. तो यहाँ पे देखिए क्या नॉर्मल सी बात बोली गई है, सेंटर और स्टेट दोनों लोन ले सकते हैं। अनलिमिटेड पावर नहीं है, पार्लियामेंट ने लिमिट डिसाइड कर रखी, उसी की लिमिट के अंदर ले सकते हैं। और स्टेट को जब भी लोन बोरो करना होता है और फर्दर सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे बेटे को अगर लोन चाहिए तो पापा से परमिशन लेके देगा, या तो बेटा उतना काबिल हो कि बिना परमिशन दिए ले ले, अगर है तब भी इसमें बोला है कि लेना पड़ेगा। लेकिन जनरल कुछ स्टेट नहीं लेते, साउथ वाले बोलते कि नहीं हम नहीं लेंगे से लोन ले, उनको वैसे लोन की जरूरत पड़ती भी नहीं है ज़्यादा,
उनके पास खुद के ही रिसोर्सेज अच्छे हैं। चलो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, कोई आंसर देखेगा नहीं। आप ऐसा करो, आप बुक तो देखो ही मत, इधर ही देखो आप लोग। वो क्या ऐसे ह्यूमन साइकोलॉजी ध्यान चला जाता है, तो कभी कभी हम क्रॉस चेक भी तो करते हैं। आप क्या करते हो, जो बोलती हूँ वो तो दिखता ही है, लेकिन गलती से आगे वाला भी दिख जाता है। आप देखते नहीं हो लेकिन वो दिख जाता है। इसलिए रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी आर लाइकली टू हैव एफिशिएंसी कॉस्ट बिकॉज, कल कर लिया था हमने, क्योंकि क्या होता है, दे मे क्रिएट दिस इंसेंटिव टू द पीपल। ठीक है, आपको ये वर्ड याद होना चाहिए, ऐसे बी सी याद मत कर लेना एग्जाम में। अपन ने उस दिन भी क्वेश्चन देखे थे, वो शफल होके आते हैं। ठीक है, ए वाला बी में आ जाएगा, बी वाला सी में। तो ये क्या होता है, एफिशिएंसी की बात हो रही, क्यों हो रही, क्योंकि दिस इंसेंटिव किसको होगा, जो लोग प्रोडक्शन कर रहे थे उनको होगा। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में भी अचीव थ्रू, दोनों के थ्रू हो सकता है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी बोथ। Which of the following policies of the government fulfill the redistribution function? गुड मॉर्निंग सागर, आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई क्या सागर? क्लास में कब आओगे आप? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, पार्किंग द आर्मी गलत है, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन एंड सब्सिडाइज प्राइस ऑफ द पुअर पीपल, कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ मनी थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। ना तो ये होता है ना ये होता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज प्राइस टू द पुअर पीपल। ठीक है, किसी ने डी तो नहीं सोचा था ना? ठीक है, डी नहीं सोचना है, जनरली डी सही होता है ऑल ऑफ द अबव, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको मुझे बताना है पहला गलत है या सही है। फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व द यूज ऑफ चेंजेस इन टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सही बोला गया। फिस्कल पॉलिसी में तो यही होता है, तो ए तो हमारा सही है। वाइल मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व द यूज ऑफ प्राइस एंड प्रॉफिट कंट्रोल, देखिए पहला तो सही था, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का थोड़ा डाउन देखिए ये। फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व द यूज ऑफ प्राइस एंड प्रॉफिट कंट्रोल वाइल मॉनेटरी, ये तो गलत है बिल्कुल ही। पहला अपना डाउटफुल है, क्योंकि इसमें पहला वाला पार्ट सही लग रहा था, दूसरा वाला सही लग रहा था, दूसरा तो बिल्कुल गलत है। Fiscal policy use of the change in taxation government spending, while monetary policy involve the use of change in supply of money and interest rate, ये सही है, डी भी पढ़ लेते। फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व द यूज ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी, गलत है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का होता है, और ये उल्टा लिखा हुआ है पूरा का पूरा। क्या देखिए, प्राइस कंट्रोल तो ये कर सकता है, लेकिन आरबीआई, लेकिन प्रॉफिट कंट्रोल नहीं कर सकता आरबीआई, कोई नहीं कर सकता प्रॉफिट कंट्रोल। हाँ तो ये तो सही है ना। देखिए यहाँ पे कंट्रोल नहीं लिखा हुआ, यूज ऑफ प्राइस लिखा हुआ, इसलिए गलत है। प्राइस कंट्रोल तो सही होता, यूज ऑफ प्राइस गलत है, और प्रॉफिट कंट्रोल भी गलत है। कि यूज ऑफ प्राइस क्या होगा, यूज ऑफ प्राइस तो कोई वर्ड ही नहीं बन रहा। इसका मतलब ये हो गया कि आरबीआई आपको ये बता रहा है कि आप इस चीज की इतनी प्राइस रखो। आरबीआई के पास ये पावर नहीं है। आरबीआई क्या करेगा, मार्केट में मनी सप्लाई को चेंज करेगा, उससे डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या होगी, प्राइस चेंज होगी। यूज ऑफ प्राइस का मतलब क्या होगा कि आरबीआई आपको ये इंस्ट्रक्शन दे कि आप मार्केट में जो चीज सेल करो ना, उसकी प्राइस इतनी रखो। आरबीआई कभी भी ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है, कंज्यूमर की इनकम को इम्पैक्ट करता है, और इनकम इम्पैक्ट होते अपने आप मार्केट में प्राइस चेंज होती है। जैसे मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज कर देगा, तो चीजों के प्राइस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा। और मार्केट में अगर मनी सप्लाई कम कर देगा, तो चीजों के प्राइस कम हो जाएंगे। तो प्राइस को कंट्रोल करता है, ना कि यूज ऑफ प्राइस करता है। और डी वाला तो उल्टा लिखा हो। सबसे सही आंसर कौन सा है अपना, सी। 5, द जस्टिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय द नीड टू प्रिवेंट। ठीक है सागर, कोशिश करो क्लास में जल्दी आने की। द जस्टिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज रेसेशन, ये रेसेशन और इन्फ्लेशन, द नीड टू मॉडिफाई द आउटकम ऑफ प्राइवेट मार्केट एक्शन। नहीं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कहाँ करती है इसमें, रेसेशन और जस्टिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट, द नीड टू प्रिवेंट रेसेशन इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, द नीड टू आउटकम ऑफ प्राइवेट, the need to modify the outcomes of the private market action, the need to bring justice in distribution। अच्छा
ठीक है, ऑल ऑफ द अबाउट का सही आंसर होगा ब्रिंग टू जस्टिस इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनकम। हमने पढ़ा था ना, जब मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ओपिनियन पूछे जाते हैं। द नीड टू मॉडिफाई द आउटकम ऑफ द प्राइवेट मार्केट एक्शन, दैट मीन्स कोई भी पर्सन, प्राइवेट मार्केट का मतलब क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पढ़ा था। प्राइवेट मार्केट मतलब जो प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में, वहाँ पे बहुत सारे मार्केट होते हैं, ओलिगोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया, मोनोपोली हो गया। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक एक्ट होता है, उस दिन भी बताया था मैंने आपको, पहले एमआरटीपी एक्ट हुआ करता था, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इसको रिप्लेस किसने किया था, कॉम्पिटिशन एक्ट ने। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन एक्ट क्या बोलता है, मार्केट में कॉम्पिटिशन बना रहना चाहिए, किसी भी एक फर्म की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट जब भी मार्केट में इस तरह से अपना इंटरवेंशन करती है तो क्या इंश्योर करती है, आउटकम ऑफ द प्राइवेट मार्केट एक्शन। अगर गवर्नमेंट किसी एक ही पर्सन की मोनोपोली क्रिएट होने देगी तो ज्यादा प्राइस करके सेल करेगा। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, मार्केट में एक चीज को सेल करने के लिए बहुत सारे सेलर अवेलेबल हो, तो इसके लिए क्या करती है, मार्केट को ओपन रखती है, लाइसेंस नहीं रखती। पहले आपको होता है 1991 से पहले क्या होता है, लाइसेंस होता था, कुछ इंडस्ट्री को ही, जो अमीर लोग हैं उसी को लाइसेंस दे दिया कि उस चीज का प्रोडक्शन वही करेंगे, या कुछ एरिया सिर्फ अपने पास ही रख लिए। तो इससे क्या होता था, मार्केट में प्रोडक्शन कम होता था, उन चीजों की प्राइस ज्यादा रहती थी। तो इसमें मार्केट में कंज्यूमर का लॉस सबसे ज्यादा होता था। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केट में जो प्राइवेट पर्सन है उनके प्रोडक्शन को भी इम्पैक्ट करती है, ताकि मार्केट में कंज्यूमर को जो प्राइस चीज मिले वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मिल जाए। तो इसमें क्या आएगा, 5 में डी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बोतल किसकी है, झूठी है। आओ। चलो रीड करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, करेक्ट निकालने, पहली बात तो ये तीनों में से इनकरेक्ट निकाल लो। अगर आपको एक भी पता लग गया ना इनकरेक्ट कौन सा है, तो आपको आंसर पता लग जाएगा। द मार्केट जनरेटेड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यूजुअली इम्परफेक्ट एंड लीड्स टू इनएफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। तो सही है ना, हमने पढ़ा था ना कि जो एक्चुअल में आइडल इकोनॉमी को क्या होना चाहिए, सारे रिसोर्सेस का परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा था ये एक यूटोपियन मतलब काल्पनिक सिचुएशन है, किसी भी इकोनॉमी में रिसोर्सेस का पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे मार्केट भी कंट्रोल रहता है। तो मार्केट जनरेटेड एलोकेशन मतलब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है जहाँ पे मार्केट का कंट्रोल होता है, वहां पे जो अलोकेशन होता है वो क्या होता है, इम्परफेक्ट होता है, और इस वजह से क्या होता है, इनएफिशिएंट एलोकेशन। तो ये तो सही है अपना, ठीक है, तो वन तो आएगा ही आएगा। तो वन आएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचे ये दोनों। एक और थ्री भी दोनों में, मतलब तीन भी सही है। अब हमें पता क्या लगाना है, दो क्या है, तीन पढ़ते पहले। पब्लिक गुड विल नॉट बी प्रोड्यूस इन सफिशिएंट क्वांटिटी इन मार्केट इकोनॉमी, सही बात बोली गई है। तो देखिए, ये तो आपको ऐसे ही पता लग जाना चाहिए था, पहला सबको पता था ना, ए सही है, तो ए इसमें इसमें नहीं था तो इसको काट दिया। अब इसमें क्या था, एक और तीन यहाँ पे भी, एक और तीन यहाँ पे, मतलब तीन तो सही होगा। आपको डाउट किस में होना चाहिए था, दो में, कि दो होगा कि नहीं होगा। तो एक और तीन सही है। मार्केट फेलियर्स कैन एट ऑल टाइम्स बी करेक्टेड थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो क्या बोला गया, ऑल टाइम। ऑल टाइम नहीं हो सकता, कभी कभी हो सकता है। जब भी आप ऐसे ऑल टाइम, ऑल पीपल, ऐसी ऑल वाली कंडीशन पढ़ो ना, जनरली वहां पे गलती होता है। ऑल का मतलब क्या हो गया, चीज यूनिवर्सल हो गई, जबकि इकोनॉमी में कुछ चीज यूनिवर्सल नहीं होती है। ठीक है, ऑल टाइम नहीं, नहीं होना नहीं चाहिए, क्या बोला गया, ये बोला गया है, जब भी मार्केट फेलियर होगा तो गवर्नमेंट हमेशा इंटरवीन करके ठीक कर लेगी। पॉसिबल नहीं है, कभी कभी कुछ चीजें गवर्नमेंट के बियॉन्ड भी होगी, जैसे वॉर हो गई, ठीक है, अगर खुद की कंट्री में कुछ होता तो हम गवर्नमेंट मार्केट इंटरवीन करके कर लेती है, लेकिन वॉर हो गई पड़ोस की कंट्री में, तो हम हमारे मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हमारी कंट्री की उस कंट्री से वॉर ना रुक जाए, या उस कंट्री की दूसरी कंट्री से जो वॉर चल रही है वो ना रुक जाए। जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज हो गए थे वॉर की वजह से, तो ये मार्केट इकोनॉमी के अंदर हुआ था। तो क्या हमारी गवर्नमेंट, हमारी कंट्री गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करके ठीक कर सकती, नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट है। कभी बाढ़ आ जाए अचानक, या बारिश बहुत ज्यादा आ जाए, तो फसल खराब हो जाएगी, ठीक है, तो मार्केट में मार्केट इनस्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती।
कभी कभी कर सकती है, जो जो नेचुरल क्लेमिटीज होती है बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमंस होती है कुछ चीजें, उसमें गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड देखिए, एक मिनट आपका क्वेश्चन लेते हैं। ये क्लियर हो गया क्या है? अब आप क्या पूछ रहे हो दयानंद? पब्लिक गुड्स विल नॉट बी प्रोड्यूस सफिशिएंट क्वांटिटी, सही तो बात बोली गई है। मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर कुछ लोगों के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर कुछ, समझ लीजिए आप मार्केट इकोनॉमी, आप सबसे अमीर लोग हो अपने कंट्री के, ठीक है, अडानी अंबानी की फैमिली से हो, आप लोग सबसे अमीर लोग हो, पूरी कंट्री के रिसोर्सेज आपको दे दे, तो क्या पब्लिक गुड्स बनाओगे? क्या पब्लिक गुड्स का मतलब आप रोड बनाने पे ध्यान दोगे? नहीं दोगे। आप स्कूल बनाने पे ध्यान दोगे? नहीं दोगे। आप हॉस्पिटल बनाने में ध्यान दोगे? नहीं दोगे। इसलिए बोला जाता है मार्केट इकोनॉमी में पब्लिक गुड्स पे नहीं किया जाता। हाँ, मैं समझ गई, आपका जवाब यही आता, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे हर कोई रतन टाटा नहीं बन सकता। कल आपने अडानी की न्यूज सुनी होगी, केन्या की संसद वाली न्यूज देखना, केन्या के अडानी जी को केन्या में जो भी प्रोजेक्ट मिले थे उनको सारा कैंसिल कर दिया। और कल ही यूएसए में न्यूज आई है कि उन पे केस हुआ है, उन्होंने वहां पे अपने काम निकालने के लिए जाने कितने ही करोड़ों की ब्राइब दी है। उन पे ये एलिगेशन लगा, किसको ब्राइब दी है? ब्यूरोक्रेट्स को। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में। जैसे हर कंट्री में हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट, ब्राइब मतलब घूस, घूस दी है, रिश्वत दी है। देखिए जैसे हमारी कंट्री को दूसरी कंट्री से कम्युनिकेट करना है तो एक पोस्ट होती है, उसको बोलते हैं आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, यूपीएससी के अंदर ही आती है, ठीक है। तो उन्होंने अपना काम निकालने के लिए, ये उन पे लगा है एलिगेशन, वहां के लोगों, यूएसए की पुलिस ने, मतलब वहां का जो जस्टिस सिस्टम है, उन्होंने लगाया कि अडानी ने अपना काम निकाले, इसलिए कल शेयर मार्केट क्रैश भी हो गया था। हाँ, क्योंकि ये तो बहुत बढ़िया, आप उसको, मुझे अमाउंट ही याद नहीं आ रहा, इतना बड़ा अमाउंट था, इतने रुपए की तो घूस ही दे दी। इसके बाद केन्या की संसद में उन्होंने सारे प्रोजेक्ट कैंसिल किए, तो वहां के जो भी पार्लियामेंट में लोग थे सबने खड़े होकर तालियां बजाई है। बताओ कितना एम्ब्रेसिंग मूवमेंट रहा है। इंडिया के किसी बिजनेस पर्सन को केन्या की पार्लियामेंट में ये बोला गया कि इनको दिए हुए सारे प्रोजेक्ट कैंसिल होते हैं, उसके बाद वहां के पार्लियामेंट के लोगों ने सबने खड़े होकर तालियां बजाई है। मतलब आप जब इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हो तो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो। अगर आपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया तो सिर्फ आपका नाम खराब नहीं हुआ है, पूरी कंट्री का नाम खराब हुआ है। हाँ, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, अभी वो तो अभी का ही केस है। हम्म। अच्छा, ये क्लियर हो गया आपको, इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3। और आपको हमेशा देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कम आते हैं, रेयरली आते हैं, क्योंकि टफ होते हैं थोड़े, लेकिन इसको करना बहुत ईजी होता है। या तो आप ये निकालो कि गलत कौन सा है, तो उस गलत, जो गलत लिखा हो उन सबको हटा दो यहाँ से, ठीक है, या फिर ये पता लगा लो कि ये तो सही है, ये किस किस में आएगा, उसके अलावा जिस जिस ऑप्शन में नहीं उसको एलिमिनेट कर दो। ऐसे वाले क्वेश्चन में जनरली आपको एलिमिनेशन मेथड ही लगाना होता है, ठीक है। 7, क्योंकि अभी टाइम होने वाला, लेकिन मैं क्वेश्चन सारे करवा के जाऊंगी आज, इसलिए आप इसमें कोऑपरेट करिए। When a government offers unemployment benefit and also resort to progressive taxation, which function does it seems to fulfill? क्या बोला गया है? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी दे रही है, बोर्ड पे देखना है सभी को, क्वेश्चन क्वेश्चन रीड कर लिया तो आंसर अपने आप आ गया। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट किसको देगी? समझ लो पुअर लोगों को दे रही है। और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन किस पे? रिच पे लगाएगी। क्लियर हो गया? रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, अमीर लोगों पे ज्यादा टैक्स लगा रही है और गरीब लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे रही है। सबको क्लियर है ना? आपको एग्जाम में खुद से रीड करना पड़ेगा, इसलिए आप खुद से रीड करके खुद से आंसर करने की कोशिश करो। 8 बताइए, गवर्नमेंट ऑफ एमलाइन लैंड डिसाइडेड, एमलाइन लैंड कोई जगह होगी, गवर्नमेंट ऑफ एमलाइन लैंड डिसाइड टू प्रोवाइड मोस्ट मॉडर्न रोड इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू आउट द नेशन। कहाँ पे पढ़ा था हमने? अलोकेशन। वेरी गुड, अलोकेशन फंक्शन में यही पढ़ते हैं ना, हमें हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को अलोकेट कैसे करना है। तो जहाँ पे भी डेवलपमेंट की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात, वो सब कहाँ पे आ जाएगा? अलोकेशन फंक्शन के अंदर। 9th, विच फंक्शन डज द गवर्नमेंट परफॉर्म व्हेन इट प्रोवाइड ट्रांसफर पेमेंट? वापस वही बात आ गई, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की। ट्रांसफर पेमेंट किसको मिलता है? टू ऑफर सपोर्ट टू द अंडर, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहाँ पे भी दो क्लासेज आती है, या तो पुअर क्लास आ जाएगी या रिच क्लास आ जाएगी, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए किसकी बात हो रही है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात हो रही है।
10th, which of the following is true in respect of center and state government finances? The center can tax agriculture income and mineral rights. ठीक है, सेंटर नहीं करती एग्रीकल्चर, कौन करता है? स्टेट करता है, पहला गलत हो गया। फाइनेंस कमीशन रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये सही बात है। ठीक है, सी भी देखते हैं। जीएसटी सब्ज्यूम मेजोरिटी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, गलत है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को करता है, डायरेक्ट टैक्स तो इनकम टैक्स अलग है। ठीक है, ये ध्यान, आप थोड़ा पेशेंस रखा करो। अब इसके बाद जब अपन एक क्वेश्चन देखिए एग्जाम में ना, आपकी नॉलेज अच्छी बात, लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। एक बार अपन क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया उसके बाद, जैसे ये तो मुझे पता था बी सही हो गया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए इनमें गलत क्या है। एग्जाम में बताइए क्या होगा, समझ लीजिए एग्जाम में आपके सी ए पे आ गया, सी वाला ऑप्शन ए पे आ गया। ठीक है, अब आपने क्या सोचा, जीएसटी सब्ज्यूम मेजोरिटी ऑफ, अब डायरेक्ट को आपने पढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट लिखा हुआ इनडायरेक्ट लिखा हुआ, डायरेक्ट टैक्सेस एंड फ्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब आपका ध्यान नहीं, कर डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, तो आपको देखते ही क्या लगा कि पहला सही है, आपने पहला कर दिया। आपको ऐसा कभी नहीं करना है, आपको हो सकता है दूसरा सही लगाओ, तीसरा चौथा भी आपको सही लग सकता है, फिर आपको दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा कि आपने पहले वाले में क्या सोच के सही किया था, हो सकता है वहां पे कुछ गलती हो, तो वापस रीड करना है। इसलिए आपको पहले ये देखना है कि गलत भी कौन सा है, ये क्रॉस चेकिंग के लिए है आपका कि कहीं आपने गलत तो नहीं कर दिया है। ठीक है, तो ए गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे कौन लगाता है? स्टेट लगाता है। जीएसटी सब्ज्यूम मेजोरिटी ऑफ डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और आईजीएसटी कौन कलेक्ट करता है? इसलिए बी हमारा बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, अब आप क्वेश्चन पूछिए, क्या था आपका? आईजीएसटी वाला ही था क्या? क्या होगा? पूछो पूछो, कोई अरे क्वेश्चन पूछना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आप क्वेश्चन पूछिए, लेकिन है ना, आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन रेज करिए। जीएसटी कंपनसेशन अभी अभी पढ़ा है हमने, ठीक है। टू द इंडस्ट्री विच हैव मेड लॉसेस ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द, देखिए इंडस्ट्री को नहीं दिया जाता। जीएसटी कमीशन क्या पढ़ा था? स्टेट को लॉस हो रहा है तो सेंट्रल पैसा लेता है और स्टेट को कंपनसेट करता है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री लिखा हुआ इसलिए गलत हो गया। टू कंपनसेट फॉर द लोअर रेट ऑफ जीएसटी होने से, लोअर रेट का भी कोई केस नहीं था। ठीक है, टू द स्टेट टू द कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, सी सही है। टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल गलत है। कंपनसेशन मतलब सिंपल सा था, स्टेट को हमें कंपनसेट करना है। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? 12th, which of the following is true in respect of the role of finance commission in the India? finance commission क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन करता है सेंट्रल स्टेट के बीच में। कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है ये? डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, चलो ठीक है, इसको डाउट में रखते ये हो सकता है। अलोकेशन बिटवीन द स्टेट ऑफ द रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच प्रोसीड्स, प्रोसीड्स की बात नहीं होती, इसको भी एक बार देखते हैं। मेक रिकमेंडेशन ऑन इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो बिल्कुल गलत है। आईजीएसटी की बात ये नहीं करता, और भी चीजों की करता है। टू रिकमेंड एक्सपेंडिचर डिसेंट्रलाइजेशन अमंग डिफरेंट, ये तो गलत है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अलोकेशन बिटवीन द स्टेट ऑफ द रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ द सच प्रोसीड्स, प्रोसीड्स की बात नहीं करता, पहले नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स निकालते हैं, उसके बेसिस पे जितना भी टैक्स का पैसा आता है उसको अलोकेट करता है। ये इसका आंसर देखना 12th का ए ही होना चाहिए। अच्छा अच्छा, इसमें दे रखा है क्या, आगे और है क्या? ओके, ये दोनों होंगे फिर। ठीक है, मुझे लगा है चारों ही ऑप्शन है, अगर चारों ऑप्शन होते तो पहला वाला सबसे ज्यादा सही होता। अगर आपको ऐसे दे रखा है ना कि फर्स्ट और सेकंड होगा, सेकंड और थर्ड होगा, तो आपको ये तो पता ही चल गया कि थर्ड और फोर्थ तो गलत है, तो थर्ड और फोर्थ। देखिए सेकंड में भी यही लिखा हुआ है, अलोकेशन बिटवीन द स्टेट ऑफ द रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच प्रोसीड, प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू। यहाँ पे सिर्फ टैक्सेस लिखा हुआ है। पहले वाले ऑप्शन में बोला है जितना भी सेंटर के पास टैक्स आएगा सारा का सारा पैसा स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए तो मैंने बोला मुझे दोनों में डाउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीड लिखा, प्रोसीड मतलब टैक्स के अलावा जितनी प्रोसीड होती है ना वो भी तो डिस्ट्रीब्यूट करवाता है, सिर्फ टैक्स का पैसा नहीं करवाता है। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे टैक्सेस आते हैं, टैक्सेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट या कोई पेनल्टीज होती है, पेनल्टीज का पैसा भी कहाँ जाता है? जैसे चालान कटते हैं अपने, इतने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकता है। लेकिन आप वापस उसको याद करो, मैंने क्या बताया था, दो बताए थे, सेंट्रल स्टेट। सेंट्रल का काम क्या होता है? स्टेट को कितना देना है। स्टेट का काम क्या होता है? पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को कितना देना है। ठीक है, अगर पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की बात होगी तो स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात होगी, और स्टेट को पैसा कौन देता है? सेंट्रल। मतलब हमेशा
पापा अपने बच्चों को दे रहे हैं, यहाँ पे बच्चे कौन है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, इनके पापा कौन है, स्टेट, स्टेट के पापा कौन है, सेंट्रल। ठीक है, तो यहाँ पे बात किसकी थी, फिनेंस कमीशन इन इंडिया, मतलब सेंट्रल वाले की बात हो रही है। सेंट्रल वाले मतलब दोनों स्टेट आएंगे, यहाँ पे भी स्टेट आएगा और यहाँ पे भी स्टेट आएगा। क्लियर है, जब स्टेट फाइनेंस कमीशन आएगा तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को देगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 13, इन अ फेडरल सेटअप, फेडरल मतलब दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, किसके किसके पास, सेंट्रल के और स्टेट के पास। स्टेट में भी फेडरल सिस्टम होता है, कैसे होगा, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत के पास भी कुछ पावर्स होती है। इन अ फेडरल सेटअप द स्टेबलाइजेशन ऑफ फंक्शन कैन बी इफेक्टिवली परफॉर्म बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। स्टेबलाइजेशन फंक्शन पूछा गया है, ठीक है, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट एट द सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ टैक्स, नन ऑफ द अबव, किसके पास रहेगा। देखिए हमने 3 पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूशन, अलोकेशन और स्टेबलाइजेशन। डिस्ट्रीब्यूशन और अलोकेशन कौन से इकोनॉमिक्स में आते हैं, माइक्रो में, ठीक है, स्टेबलाइजेशन किस में आते हैं, मैक्रो में। और जब मैक्रो की बात होगी तो कौन सी गवर्नमेंट आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आएगी। पूरी कंट्री की प्राइस मैकेनिज्म को कंट्रोल करना है तो सेंटर करेगा, ना कि स्टेट। Which of the following is concerned with division of economic responsibility between the central and state government of the India? ठीक है, इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कौन करता है, फाइनेंस कमीशन। 14 का आंसर हो गया सी। इसका सी ही है ना 14 का, एक बार क्रॉस चेक करो। नहीं, ए तो नहीं होगा, सी है, ठीक है, ठीक है। नीति आयोग नहीं होगा, नीति आयोग तो सिर्फ पॉलिसीज बनाता है, ठीक है, और सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई हो गया। मुझे डाउट लग रहा था पार्लियामेंट और फाइनेंस कमीशन में, तो आपको इसमें सिर्फ इकोनॉमिक की बात हो रही है। अगर ऑल ओवर की बात करें तो पार्लियामेंट के ऊपर चल जाएगा, सिर्फ इकोनॉमिक की बात हो रही है, इसलिए किसको बोलेंगे हम, फाइनेंस कमीशन को। फिस्कल फेडरल, अब ठीक है, अब आप लोग पहले नहीं बताओगे, जिनसे मैं पूछूंगी वही बताएंगे, ठीक है। आपने बताया था क्या ये, ओके कोई बात नहीं। क्या बताया, बी, फिस्कल फेडरलिज्म रेफर टू ऑर्गेनाइजिंग इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्लान्स, गलत है। शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये हो सकता है। द मैनेजमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी बाय, ये भी गलत है। डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या बोला गया, इकोनॉमिक फंक्शन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और यहाँ बोला गया शेयर ऑफ पॉलिटिकल पावर, बी सही होगा, ठीक है, गुड। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हाँ वही, मुझे इसमें भी डाउट है, बी और डी में। आपने डी बोला था क्या, मुझे इसमें इसमें डाउट है। देखिए इसमें क्या बोला गया, फिस्कल फेडरलिज्म की बात हो रही है, आपको फोकस करना होगा। सिर्फ फेडरलिज्म वर्ड होता तो किसकी बात होती, पॉलिटिकल पावर की। फिस्कल का मतलब क्या होता है, मनी से, तो यहाँ पे क्या आएगा, इकोनॉमिक फंक्शन, ठीक है। आपको क्वेश्चन ध्यान से रीड करना, मुझे भी फर्स्ट में बी ही लगा था, हाँ मैं भी, लेकिन आपको फोकस, इसलिए मैंने ये देखा कि बी और डी में मुझे डाउट लगा, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन चेक करने के लिए बोला आंसर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ फेडरलिज्म होता तो ये सही हो जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर, लेकिन स्पेसिफिकली लिखा हुआ है फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल का मतलब पैसों से होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन एंड रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट लेयर ऑफ द गवर्नमेंट, और डिफरेंट लेयर ऑफ द गवर्नमेंट कौन सी होती है, स्टेट गवर्नमेंट। Which one of the following taxes is levied by the state government only? Corporation tax, wealth tax, income tax, none of the above. अच्छा स्टेट गवर्नमेंट का पूछा गया ना, देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स तो सेंट्रल लगाता है, इसका बी होना चाहिए। देखिए ये भी सेंट्रल लगाती है, ये भी सेंट्रल लगाती है, वेल्थ टैक्स कौन लगाता है, स्टेट। या नन ऑफ द अबाव भी हो सकता है इसका आंसर, डी है ना, हाँ, क्योंकि देखिए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इसका आंसर डी क्यों हुआ, ये तो आपको पता है सेंट्रल लगाता है, ये भी सेंट्रल लगाता है। वेल्थ टैक्स अब है ही नहीं एक्चुअल में, वेल्थ टैक्स पहले हुआ करता था, बहुत टाइम हो गया इसको हटा दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नन ऑफ द अबाव आंसर आएगा डी। ये लगाता कौन है, सेंट्रल, ये सेंट्रल, ये तो अब है ही नहीं, तो बचा क्या, वेल्थ टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती थी। वेल्थ मतलब जो पर्सन की वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, घर हो गया, गाड़ी हो गया, उन सबको मिला के क्या लगता था, वेल्थ टैक्स मैंने भी एक्चुअल में पढ़ा नहीं है, हमको सिर्फ इतना ही पढ़ाया गया था कि वेल्थ टैक्स पहले हुआ करता, मतलब बहुत सालों पहले ही हट चुका है ये, ठीक है। चलो ठीक है, क्लियर है ना, इसका आंसर डी होगा, बी नहीं होगा, बी वेल्थ टैक्स तो अब होता ही नहीं है। द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्सेस,
अच्छा, ये हमने पढ़ा था ना कि फाइनेंस कमीशन जो आया था 2021 से 26, उसने कितना किया था? 38, 41, 42, या द कमीशन हैज नो 41, याद करो। जब 2015 से 20 था तब कितना था? 42 था। फिर बाद में 2 यूटी बनी थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 42 को 1% कम करके 41 कर दिया था। और जो ये -1% हुआ सारे स्टेट का, किसके पास गया था? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पास। याद आ गया? ठीक है, 2015 में इसमें 42 था, उसके बाद 41 हुआ था नई यूनियन टेरिटरी बनने की वजह से। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग, ये भी हमने पढ़ा था, कौन सा क्राइटेरिया नहीं है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब अलोकेट करने का। फिनेंस पढ़ा था ना, फिनेंस कमीशन जब सेंट्रल को ये, हाँ, फिनेंस कमीशन सेंट्रल को ये बोलता है कि स्टेट को कितना पैसा देना है, तो हमने क्राइटेरिया पढ़े थे कि किस किस पे करता है, तो उसमें डेमोग्राफी तो था, डेमोग्राफी तो था ना, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी भी था, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट भी था, इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस शायद नहीं था। सी होगा ना, डेमोग्राफिक तो था ना, देख लिया आप, वापस देख लो एक बार, याद हो जाएगा। क्या है पेज नंबर? ये रहा, देखो ये रहा। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का मतलब ये नहीं है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना, पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में। पॉपुलेशन का मतलब तो एक्चुअल में परफॉर्मेंस, पॉपुलेशन कितनी है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का मतलब है किस स्टेट ने अपनी स्टेट में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से एफर्ट लगाए या कौन सी पॉलिसीज लेके आए। जैसे एक अभी थोड़े टाइम पहले आपने पढ़ा होगा कि जिसके भी 2 से ज्यादा बच्चे होंगे ना, उसको पंचायत समिति का चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, या ऐसे किसी स्टेट ने ये भी निकाला था कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये पॉलिसीज क्या होती है? डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को कम करने के लिए, मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, बत्ती मतलब ज्यादा, हाँ वो, उनको तभी तो फिर आप लोग उनसे अलग हो ना। ठीक है, उनकी भी गलती नहीं, देखिए। हाँ, है तो सही, मतलब ये तो, जैसे हमारी एक मैम थी, वो उनके ना एक लड़की थी। अब पता है, कुछ लोग खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी एक लड़की हुई, ठीक है, उन्होंने दूसरी भी कर ली, क्यों करी होगी सबको पता है। ठीक है, फिर दूसरी के बाद तीसरी और कर ली, क्यों करी होगी पता है। तीसरे के बाद उन्होंने नहीं किया। हाँ, उनके तीनों लड़के हैं, वो अच्छी बात है कि चौथा नहीं हुआ था। हाँ, तो एक ही तो कारण है। फिर बाद में इंसान मतलब कुछ भी बोल सकता है कि मेरी इतनी बेटियां, ये तो आपने करी तो वो थी ना चाहत में। हाँ, हाँ, हाँ भाई, ये बात सही है कि भाई चाहिए ही होता है सबको, क्योंकि मतलब मेरे तो गॉड ग्रेस, हाँ मेरे भाई है, वो मतलब काफी, मतलब हमको बहुत अच्छे से रखते हैं, तो मेरी जिन फ्रेंड्स के नहीं है वो बोलते हैं ऐसे कि मेरे को भी भाई चाहिए, मतलब मैंने बहुत बार सुन लिया ऐसा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितने क्राइटेरिया है, 6 क्राइटेरिया है। ठीक है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस भी दे रखा है जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो उसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 18 हो गया, ठीक है, इसका आंसर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस। 19, एज पर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन मई 2022, क्या बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने? यूनियन स्टेट के पास कैसी पावर है? इक्वल पावर है, बोला था ना। पहला क्या है? द यूनियन हैज ग्रेटर पावर, ऐसा बोला था, ग्रेटर है? नहीं, गलत बोला था। द यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर है इक्वल साइमल्टेनियस, ये सही है। सी में क्या गलती है? द यूनियन लेजिस्लेचर एनेक्टमेंट विल प्रिवेल इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दोज ऑफ यूनियन एंड स्टेट।
एक मिनट, ये बोला नहीं था लेकिन ये है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला था। ये हमने कहाँ पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे तीनों लिस्ट के बारे में। वहां पे हमने देखा था कि कोई कॉन्करेंट लिस्ट में एक ऐसा मैटर है जहाँ पे स्टेट ने भी पॉलिसी बनाई, सेंट्रल ने भी पॉलिसी बनाई, तो वहाँ पे प्रिवेल किसकी करेगी, सेंट्रल की करेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 2022 वाले वर्डिक्ट में नहीं बोला था, ये तो बहुत पहले ही क्लियर हो चुका था, यहाँ पे नहीं आएगा। द स्टेट लेजिस्लेशन कैन मेक रूल्स ओनली विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, गलत बात है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए होगी। जो मैटर स्टेट लिस्ट में, जो मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में है, वहां पर विदाउट परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। तो बोला क्या था, इक्वल पावर होगी किसके लिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए, ठीक है। बात ध्यान रखनी, सी गलत नहीं है, सी स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 2022 के वर्डिक्ट में क्या बोला था, तो यार तो बहुत पहले ही आ चुका था। बिल्कुल, हाँ, बिना पूछे बना सकती है। फिर बाद में ऐसा कुछ होता है ना, सेंट्रल ने भी लॉ बना दिया और स्टेट ने ही बना रखा है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो फिर सेंट्रल वाले को उसको फॉलो करना पड़ेगा। 20, प्रोवाइडिंग सोशल सेक्टर सर्विसेज सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन, कहाँ पे था ये, स्टेट, ठीक है। हेल्थ और एजुकेशन पब्लिक से क्लोजली रिलेटेड है, तो ये कहाँ पर आएगी अपनी बी में, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए, इस चैप्टर में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें नोट्स चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं, बट आपको पूरे कंसेप्ट याद रहने चाहिए, अब आप भूलोगे नहीं। हाँ, आपको देखिए वहां पे अगर आपको कंसेप्ट पता है ना, तो आपके और सबसे इजी क्वेश्चन इसी के है, अगर आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में पता है तो। किसी में आपको लगा कुछ टफ है, 2-3 क्वेश्चन में डाउट था, बाकी सारे क्या थे, इजी थे, ठीक है। तो हैव ए ग्रेट डे, बाकी अपन कल मिलते हैं।